आप सभी का स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को समझेंगे। अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत था उसे कैथारसिस के नाम से भी जाना जाता है और अरस्तु ने इसे प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि कला और साहित्य के द्वारा जो हमारे दूषित मनोविकार होते हैं उनका उचित रूप से विरेचन होता है और सफल त्रासदी विरेचन द्वारा करुणा और त्रास के भावों को भी उद्भुत किया जा सकता है। उनका सामंजन किया जाता है और इस प्रकार आनंद की जो भूमिका होती है वो प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर अरस्तु विरेचन से भावात्मक विश्रांति ही नहीं बल्कि भावात्मक परिष्कार भी मानते हैं कि विरेचन से भावात्मक परिष्कार भी होता है और इस तरह अरस्तु ने कला और काव्य को प्रशंसनीय माना है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को भी प्रतिष्ठित किया और जो उनके गुरु प्लेटो थे, अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने कवियों और कलाकारों को अपने आदर्श राज्य के बाहर रखने की भी सिफारिश की थी। उनका मानना था कि काव्य हमारी वासनाओं को पोषित करने और भड़काने में सहायक है, इसलिए निंदनीय है या त्याज्य है, किंतु इसका खंडन अरस्तु ने किया। विरेचन, जो कि यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतर है, तो यूनानी चिकित्सा शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द भी है और भारतीय चिकित्सा शास्त्र अर्थात आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द भी है विरेचन। इसका अर्थ है रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करना। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध ये जो भाव होते हैं, मानसिक मलों का निष्कासन भी आवश्यक है या इनका शोधन भी आवश्यक है। तो अरस्तु ने कैथारसिस शब्द का लाक्षणिक जो प्रयोग किया कि मानव मन पर पड़ने वाली त्रासदी के प्रभाव का उद्घाटन करने के लिए किया गया। त्रासदी के प्रति प्लेटो की जो आपत्ति थी, वह त्रासदी मानव की वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण और सिंचन करती है। वह उच्चतर तत्वों के बदले निम्नतर तत्वों को उभार कर आत्मा में अराजकता उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर अरस्तु इसी बात को प्रस्तुत करते हैं और उनका मत है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य को अनुकृति का नाम है। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसके करुणा त्रास से जो उद्रेक होता है उसके द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। तो इस प्रकार त्रासदी केवल अवांछनीय भावना को ही उद्दीपित नहीं करती, बल्कि करुणा और त्रास के जो कृत्रिम उद्रेक हैं उनके द्वारा मानव के वास्तविक जीवन की करुणा और त्रास की भावनाओं का निष्कासन करती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो विरेचन है उसका स्वरूप क्या है। विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल 2 स्थानों पर मिलता है। प्रथम उल्लेख उसके जो काव्यशास्त्र ग्रंथ है उसमें मिलता है। अरस्तु का जो कथन है वो है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए होना चाहिए, अर्थात शिक्षा के लिए विरेचन या शुद्धि के लिए संगीत से बौद्धिक आनंद की भी उपलब्धि होती है। धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का समन और विरेचन हो गया हो। तो इस प्रकार विरेचन से अभिप्राय शुद्धि से है। अरस्तु के ये विचार त्रासदी विवेचन के संदर्भ में फुटकर रूप से मिलते हैं। विशेष सुव्यवस्थित रूप से इनका संपादन अभी नहीं किया गया है। आधुनिक युग में अरस्तु के जो सीमित और अल्प शब्दों ने पूर्ण काव्य शास्त्र के सिद्धांत का रूप धारण कर लिया है। अतः एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि करुणा और त्रास के जो उद्रेक होता है उसके रेचन से अरस्तु का मूलतः क्या अभिप्राय था। इस संदर्भ में अरस्तु के परवर्ती जो भी व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने विरेचन के भिन्न भिन्न अर्थ और व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। विरेचन को धर्मपरक अर्थ में लिया है कि जो अरस्तु के व्याख्याकार थे उनमें से एक है प्रोफेसर गिलबर्ट मरे और लीवी,
इन्होंने विरेचन की धर्मपरक व्याख्या प्रस्तुत की है और धर्मपरक अर्थ की एक विशेष पृष्ठभूमि है। इसका संबंध धार्मिक उत्सवों से है। इनका मानना है कि बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति का यह उपाय अरस्तु के समय में धार्मिक संस्थाओं में काफी प्रचलित था। उन्होंने इसका लाक्षणिक प्रयोग उसी के आधार पर किया है और विरेचन का अर्थ हुआ बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। आइए अब हम नीतिपरक अर्थ में विरेचन का अर्थ समझें। बार्नीज नामक जर्मन विद्वान ने विरेचन की जो नीतिपरक व्याख्या दी है, उनके अनुसार मानव मन अनेक मनोविकारों से आक्रांत रहता है, जिनमें करुणा, भय, मूलतः दुखद और मनोवेग है। त्रासदी रंगमंच पर अवास्तविक परिस्थितियों द्वारा इन्हें अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः विरेचन का जो नीतिपरक अर्थ हुआ वह है मनोविकारों के उत्तेजन के उपरांत उद्वेग का शमन और तजन्य मानसिक विषदता। वर्तमान मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण शास्त्र भी इस अर्थ की पुष्टि करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की साधक होने के कारण यह पद्धति नैतिक मानी गई है। आइए अब हम कला परक अर्थ को समझें। गेटे और अंग्रेज जो स्वच्छंदतावादी कवि आलोचक रहे, उन्होंने विरेचन के कलापरक अर्थ को किस तरह प्रस्तुत किया। अरस्तु के प्रसिद्ध व्याख्याकार प्रोफेसर बोचर का भी मत है कि विरेचन केवल मनोविज्ञान अथवा निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर एक कला सिद्धांत का अभिव्यंजक है। इस प्रकार त्रासदी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना ही नहीं, अपितु इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना है। इस प्रकार आज हमने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को समझा।